हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमने एज्यूम किया है सिंपल सा एग्जांपल। यहाँ पर ये है C1 कंटेनर, यहाँ पर ये है C2 कंटेनर। हमने यहाँ पर दो केसेस कंसीडर किए जिसमें हमने दो कंटेनर लिया है और ये वाले कंटेनर में पानी है और ये वाले कंटेनर में भी पानी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाले कंटेनर में जो पानी है वो कम है और ये वाले कंटेनर में जो पानी है वो ज़्यादा है। और दोनों जो कंटेनर है वो सेम टेम्परेचर पे, ये वाला जो कंटेनर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये वाला जो कंटेनर है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे और ये वाला भी जो कंटेनर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस पर। अभी होता क्या है, ये दोनों जो कंटेनर है दोनों कंटेनर में जो पानी रखा हुआ है हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। ये वाले कंटेनर को हम लोग क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं और ये वाले केस में सिस्टम को हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्यू हीट। और दोनों को हम लोग क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसको भी हम लोग टी टाइम के लिए हीट प्रोवाइड करते हैं और इसको भी हम लोग टी टाइम के लिए हीट प्रोवाइड करते हैं। तो सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोनों सिस्टम को हम लोग सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। टी पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम लोग देखते हैं ये वाला जो सिस्टम है उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर ये जो पानी है इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 40 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को हमने सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए हीट प्रोवाइड किया, दोनों को हमने सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हीट प्रोवाइड किया, सेम मैग्नीट्यूड की हीट प्रोवाइड की, मगर ये वाले केस में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और ये वाले केस में जो टेम्परेचर है वो है कम। तो ये वाले केस में जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है सिस्टम की वो ज़्यादा है और ये वाले केस में सिस्टम की जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो कम है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम लोग देखें पानी ज़्यादा है तो यहाँ पर सेम टेम्परेचर को पहुँचने के लिए सिस्टम को हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी होगी। या फिर अगर हम लोग सेम हीट प्रोवाइड भी कर रहे हैं तो ये सिस्टम को हमें सेम टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम के लिए हीट प्रोवाइड करनी होगी। मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जो सिस्टम है इसका जो टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर हमें 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस ले जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो सिस्टम है इसको हम लोग जो क्यू हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये जो सिस्टम को जो क्यू हीट जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग ज़ीरो कर देंगे और यहाँ पर ये वाले सिस्टम को जो हम लोग जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए प्रोवाइड करेंगे। जब जाके जो सिस्टम होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पर आ पाएगा। तो ये वाला जो सिस्टम है इसको हम लोग एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो सिस्टम है उसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा है क्योंकि इसको हम लोग एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर इसको हम लोग अगर एक्स्ट्रा हीट अगर क्यू डैश प्रोवाइड करते हैं तो जो क्यू डैश हीट होगी वो क्यू के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी केस 2 में वो ज़्यादा होगी क्योंकि एक्स्ट्रा हीट क्यू डैश सिस्टम को दिया गया है। केस 2 में जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि ये सिस्टम को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट दिया गया है ताकि जो सिस्टम है वो 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक जाए। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल एज्यूम किया है। यहाँ पर ये एक ब्लॉक हमने कंसीडर किया, यहाँ पर एक ब्लॉक और यहाँ पर एक ब्लॉक, या फिर बोल सकते हैं हमने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है। और डिफरेंस ये कि ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सेम मटेरियल का बना है। मान लेते ये भी आयरन का स्लैब है और ये भी आयरन का स्लैब है, तो दोनों आयरन के बने हुए, तो दोनों में जो एटम्स हो गए वो सेम हो गए। इसके भी एटम सेम हो गए और इसके भी एटम सेम हो गए, मगर ये वाले केस में जो नंबर ऑफ़ एटम्स हो गए वो कम हो गए और ये वाले केस में जो नंबर ऑफ़ एटम्स हो गए वो ज़्यादा हो गए क्योंकि इसका डायमेंशन ज़्यादा है और इसका जो डायमेंशन है वो कम है। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक स्लैब कंसीडर किया है और ये जो स्लैब है वो आयरन का नहीं बना है, मान लेते हैं ये एल्यूमिनियम का बना है। तो ये एल्यूमिनियम का बना है तो ऑब्वियसली इसके जो एटम्स हो गए वो कम हो गए। तो मान लेते हैं ये वाला जो आयरन का जो बार है वो है 1 किलोग्राम का और यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम का जो स्लैब है वो है 1 किलोग्राम का और यहाँ पर ये जो आयरन का जो स्लैब है उसको हमने कंसीडर किया, उसका जो मास है वो है 2 किलोग्राम का क्योंकि इसका डायमेंशन ज़्यादा है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके एटम और इसके एटम सेम हो गए क्योंकि दोनों आयरन के बने हुए और इसके नंबर ऑफ़ एटम कम हो गए, इसके नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा हो गए क्योंकि इसका डायमेंशन ज़्यादा है। यहाँ पर ये वाला जो बार है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर है, ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पर है और ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पर है। अभी होता क्या है, यहाँ पर ये वाला जो बार है इसको हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसको भी हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसको भी हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका भी जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका भी जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर जाता है। मतलब ये तीनों केसेस में जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री इंक्रीज़ कर जाता है। यहाँ पर भी टेम्परेचर 3 डिग्री इंक्रीज़ करता है, यहाँ पर भी जो टेम्परेचर होता है 3 डिग्री इंक्रीज़ करता है और यहाँ पर भी जो टेम्परेचर होता है वो 3 डिग्री इंक्रीज़ करता है। तो टेम्परेचर तीनों केस में 3 डिग्री इंक्रीज़ कर रहा है। तो क्या हमने तीनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड की?
तो वो अभी हम लोग देख लेते हैं। इसको हमने Q1 हीट एनर्जी प्रोवाइड की, इसको हमने Q2 हीट एनर्जी प्रोवाइड की और इसको हमने Q3 हीट एनर्जी प्रोवाइड की। तो जो Q3 हीट है वो Q2 के कंपैरिजन में ज़्यादा और जो Q2 हीट है वो Q1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है Q3 वो ज़्यादा है Q2 और Q1 के कंपैरिजन में। मतलब ये वाला जो स्लैब है इसको हमने कम हीट एनर्जी प्रोवाइड की और ये वाला जो स्लैब है उसको हमने ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड की। तो यहाँ पर ये जो स्लैब है इसको हम लोग कम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री इंक्रीज़ किया, और यहाँ पर ये वाला जो स्लैब है उसको हम लोग ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो स्लैब है इसको अगर हमें सेम टेम्परेचर पर लाना है 20 से 23 डिग्री सेल्सियस पर लाना है, तो ये वाले केस में इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी होगी। हीट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, हैंस ये जो सिस्टम की जो हीट कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये सिस्टम की हीट कैपेसिटी ज़्यादा क्यों होगी और ये सिस्टम ज़्यादा हीट एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कंसिडर करते हुए नहीं चलेंगे। यहाँ पर ये जो सिस्टम की जो बॉडी है उसका जो डायमेंशन है वो ज़्यादा है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट या फिर ये जो सब्सटेंस या फिर ये जो आयरन का जो स्लैब है या फिर ये जो बार, जो भी आपको कंसिडर करना आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्लैब है इसका जो डायमेंशन है, जो बॉडी का जो डायमेंशन है वो ज़्यादा है। डायमेंशन ज़्यादा होने की वजह से जो नंबर ऑफ़ एटम्स हो गए वो ज़्यादा होगी, जैसे कि हमने डिस्कस किया। नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होने की वजह से इंडिविजुअल एटम्स जो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मतलब नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम है जिसके वजह से जो हीट एब्सॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर कॉमन सा सेंस है, हीट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा सेम टेम्परेचर को अटेन करने के लिए। तो अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा है, हीट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा सेम टेम्परेचर को अटेन करने के लिए। हीट एब्जॉर्प्शन मोर टू रीच एट दी सेम टेम्परेचर इन अ गिवन टाइम। हीट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा सेम टेम्परेचर को रीच करने के लिए दिए गए टाइम में, एक गिवन टाइम में। और सिमिलरली ये वाले केस में अगर हम लोग कंसिडर करें, ये वाले केस में जो नंबर ऑफ़ एटम होगा वो कम होगा। नंबर ऑफ़ एटम कम होने की वजह से जो हीट एब्जॉर्प्शन होगा वो कम होगा सेम टेम्परेचर को अटेन करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कोई भी सब्सटेंस कितना हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है अपने टेम्परेचर को पर यूनिट राइज करने के लिए। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होता है। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द बॉडी टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। हीट कैपेसिटी कोई भी बॉडी का, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी बॉडी कितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर रही है अपने टेम्परेचर को पर यूनिट राइज करने के लिए। अगर कोई सब्सटेंस या फिर कोई बॉडी अगर ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करती है अपने टेम्परेचर को पर यूनिट राइज करने के लिए, तो उस केस में वो जो सिस्टम या फिर वो जो बॉडी होगी उसकी जो हीट एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, हैंस उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट कम से कम हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है अपने टेम्परेचर को पर यूनिट राइज इंक्रीज़ करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट की जो हीट एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी होगी वो कम होगी, हैंस उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो हीट कैपेसिटी हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं, जो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो टेम्परेचर है वो पर यूनिट राइज इंक्रीज़ करना चाहिए। तो टेम्परेचर हमने पर यूनिट राइज इंक्रीज़ ही क्यों करना चाहिए? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई दो बॉडी के बीच की हीट कैपेसिटी अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस केस में दोनों के बीच में जो टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर में अगर चेंज अगर सेम नहीं होता है तो उस केस में आप नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है और दूसरे की कम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एग्जांपल एज्यूम किया, यहाँ पर ये वाला है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ये दूसरा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है वो ज़्यादा और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का डायमेंशन कम है और दोनों सेम मटेरियल से बने। लेट्स एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने प्रोवाइड किया 400 जूल हीट और यहाँ पर भी इसको हमने प्रोवाइड किया 400 जूल हीट। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, इसका जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों को हम लोग सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेल्सियस से 54 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर जाता है। और यहाँ पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दोनों में जो टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वो सेम नहीं है, दोनों में जो टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम है। यहाँ पर हमें जो टेम्परेचर में जो चेंज कंसीडर करना है वो सेम कंसीडर करना है। सेम चेंज इन टेम्परेचर के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। सेम चेंज इन टेम्परेचर के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसकी जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, हैंस हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर विच बॉडी इज़ एब्जॉर्बिंग मोर हीट।
सेम टेम्परेचर के चेंज के लिए या फिर सेम टेम्परेचर के डिफरेंस के लिए कौन सी बॉडी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है वो हमें देखना है। फॉर मोर हीट एब्जॉर्प्शन बॉडी, कोई बॉडी अगर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। और सेम चेंज इन टेम्परेचर के लिए अगर कोई बॉडी अगर कम हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो जो बॉडी की जो हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी वो कम होगी। तो जो हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या फिर जो हीट कैपेसिटी होती है उसको हम लोग शो करते हैं एस से, कैपिटल लेटर एस से, और वो बराबर में होती है चेंज इन हीट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं हीट एब्जॉर्प्शन फॉर पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पर ये जो डेल्टा क्यू होगा वो बराबर में होगा Q1 माइनस क्यू नॉट के। उसका रीज़न ये कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, जब इसको हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं की थी, जब ये 20 डिग्री सेल्सियस पर था, तो उस केस में ब्लॉक के पास कुछ हीट एनर्जी रही होगी, और वो जो हीट एनर्जी जो ये ब्लॉक के पास थी वो थी Q0। और जब हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब ये 23 डिग्री सेल्सियस पर आता है, तो उस केस में जो हीट एक्वायर किया होता है वो होता है Q1 हीट एनर्जी। तो हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन हीट एनर्जी वो बराबर में होगी Q1 माइनस क्यू नॉट के। तो डेल्टा क्यू की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं Q1 माइनस क्यू नॉट। तो जो हीट कैपेसिटी होगी वो बराबर में होगी हीट एब्जॉर्प्शन फॉर पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो इसको हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं एस इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जो हीट की जो यूनिट होती है, अगर हम लोग यूनिट के बारे में अगर बात करें, हीट कैपेसिटी की यूनिट के बारे में बात करें, तो जो हीट की जो यूनिट होती है, हीट एनर्जी की यूनिट वो होती है जूल। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन। अगर हम लोग केल्विन को न्यूमरेटर में कंसीडर करें तो उस केस में हमें मिल जाएगा जूल पर केल्विन। तो जो हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर केल्विन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर बॉडी का अगर डायमेंशन अगर सेम होता है तो जो हीट कैपेसिटी होगी पर यूनिट मास वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जैसे कि एग्जांपल कंसिडर किया था, यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट, अगर बॉडी का डायमेंशन अगर सेम होता है या फिर अगर बॉडी का डायमेंशन अगर अलग भी होता है, मगर दोनों बॉडी अगर सेम मटेरियल की बनी हुई है, तो उस केस में जो हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी पर यूनिट मास वो सेम रहने वाली है। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि एक छोटा सी आयरन स्लैब कंसिडर करो या फिर बड़ा सी आयरन स्लैब कंसिडर करो, तो दोनों की हीट कैपेसिटी ऑब्वियसली अलग अलग होगी, मगर हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास दोनों के लिए वो सेम होगी, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हुए, जो कि आयरन के बने हुए, क्योंकि जो दोनों में जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे। तो अगर कोई बॉडी दोनों का अगर डायमेंशन अगर अलग अलग हो मगर सेम मटेरियल के बने हो, तो उस केस में वो जो बॉडी की जो हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी पर यूनिट मास वो सेम होगी। और अगर डायमेंशन सेम होता है तो ऑब्वियसली हीट कैपेसिटी भी जो होगी वो होगी सेम। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया दो एग्जाम्पल, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया और यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है वो है 1 किलोग्राम। यहाँ पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है उसको हमने कंसिडर किया वो है 2 किलोग्राम। यहाँ पर दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो सेम मटेरियल के बने, हैंस इसका जो एटम और जो इसका जो एटम होगा वो सेम होने वाला है, मगर दोनों की जो हीट कैपेसिटी होगी वो अलग अलग होगी। मान लेते हैं इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो है 600 जूल और यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो है 1200 जूल। अभी हमें यहाँ पर ये देखना है कि दोनों की जो स्पेसिफिक दोनों की जो हीट कैपेसिटी होगी पर यूनिट मास वो सेम होने वाली है। दोनों को हम लोग इंट्यूशन के हेल्प से भी समझेंगे और दोनों को हम लोग मैथमेटिकली भी शो करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यहाँ पर छोटा वाला ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ये हो जाएगा बड़ा वाला ऑब्जेक्ट। दोनों का डायमेंशन अलग अलग है मगर दोनों सेम मटेरियल के बने हुए, छोटा वाला आयरन स्लैब, बड़ा वाला आयरन स्लैब। अभी हम लोग कंसिडर करेंगे यूनिट मास, और वो जो यूनिट मास होगा वो होगा 500 ग्राम का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने कंसिडर किया यूनिट मास जो कि है 500 ग्राम का। तो यूनिट मास में जो नंबर ऑफ एटम्स जो हमें जो मिल रहे, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वो है 8, और ये वाले केस में भी जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो होंगे 8। तो अगर एटम्स अगर सेम होते यूनिट मास के लिए, ऑब्वियसली यूनिट मास के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सेम होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स से सेम होने की वजह से जो हीट एब्जॉर्प्शन होगा वो भी सेम होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था ये वाले केस में जो नंबर ऑफ एटम है वो ज़्यादा है, ये वाले केस में नंबर ऑफ एटम कम है। तो ये वाले केस में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होने की वजह से हीट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ये वाले केस में नंबर ऑफ एटम कम होने की वजह से हीट एब्जॉर्प्शन कम होगा सेम टेम्परेचर को अटेन करने के लिए। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ एटम अगर कांस्टेंट होते तो उस केस में जो हीट एब्जॉर्प्शन होगा वो भी होगा ना कांस्टेंट। तो ये वाले केस और ये वाले केस में जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो होगा कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ एटम अगर कांस्टेंट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूनिट मास के लिए जो नंबर ऑफ एटम होगा वो होगा कांस्टेंट। नंबर ऑफ एटम कांस्टेंट होने की वजह से जो हीट एब्जॉर्प्शन होगा वो भी होगा कांस्टेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हीट एब्जॉर्प्शन होगा पर यूनिट मास वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमने इंट्यूशन के हेल्प से समझा कि जो हीट एब्जॉर्प्शन होगा पर यूनिट मास वो सेम रहेगा अगर हम लोग अगर मटेरियल अगर सेम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेम मटेरियल का बना होता है तो।
और डायमेंशन अलग अलग होता है तो भी चलेगा, और डायमेंशन अगर सेम भी होता है तो भी चलेगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग समझेंगे मैथमेटिकली। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है 1 किलोग्राम, इसको हम लोग 600 जूल हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका जो मास है वो है 2 किलोग्राम, इसको हम लोग 1200 जूल हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास हमें कंसिडर करना है। तो अब तक के हमने डिस्कस किया है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास का मतलब क्या होता है। अभी इसको हम लोग न्यूमेरिकली शो करेंगे। हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, तो दोनों केसेस में जो हीट कैपेसिटी होगी पर यूनिट मास वो सेम होना चाहिए। तो ये वाले केस में जो हीट कैपेसिटी है वो है 600 जूल पर केल्विन, और ये जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 1 किलोग्राम। और सिमिलरली ये वाले केस में जो हीट कैपेसिटी वो है 1200 जूल पर केल्विन, और जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 2 किलोग्राम। तो ये वाले केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये वाले केस में जो हीट कैपेसिटी होगी पर यूनिट मास वो होगी 600 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और सिमिलरली ये वाले केस में भी जो हीट कैपेसिटी होगी वो होगी 600 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो यहाँ पर हमने मैथमेटिकली समझा, मैथमेटिकली हमने ये प्रूव किया कि दोनों केसेस में जो हीट कैपेसिटी होगी पर यूनिट मास वो सेम होगी, क्योंकि दोनों केसेस में जो मटेरियल का जो एटम है वो सेम है, या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेम मटेरियल के बने हुए हैं। और हमने यहाँ पर इंट्यूशन के हेल्प से भी समझा कि जो यूनिट मास होगा वो सेम होता है, तो उस केस में जो हीट कैपेसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस का यूनिट मास कितनी हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा टेम्परेचर को पर यूनिट राइज करने के लिए। अगर कोई भी सब्सटेंस का यूनिट मास अगर ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है टेम्परेचर को पर यूनिट राइज करने के लिए, तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। कोई भी सब्सटेंस का यूनिट मास अगर कम से कम हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है टेम्परेचर को पर यूनिट राइज करने के लिए, तो उस केस में जो स्पेसिफिक हीट एनर्जी होगी वो कम से कम होगी। जो स्पेसिफिक हीट एनर्जी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको हम लोग शो करते हैं स्मॉल लेटर एस से। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/m, और यहाँ पर ये जो कैपिटल लेटर एस होता है वो हमें शो करता है हीट कैपेसिटी। तो जो हीट कैपेसिटी होगी वो बराबर में होगी चेंज इन हीट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। जो हीट कैपेसिटी होगी वो बराबर में होगी चेंज इन हीट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल लेटर एस होगा वो बराबर में होगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो S = 1/m डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये होता है फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। और हमने डिस्कस किया था यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये MCQs में पूछा जा सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट का अगर मास अगर सेम होता है, ऑब्जेक्ट का अगर एटम अगर सेम होता है मगर डायमेंशन अगर अलग अलग होता है, तो जो हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी पर यूनिट मास वो सेम रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो आपको यहाँ पर लिख के आना है, अगर ऑब्जेक्ट का डायमेंशन अगर अलग अलग होता है या फिर अगर सेम भी होता है मगर जो मटेरियल होता है वो सेम होता है, मटेरियल अगर दोनों ऑब्जेक्ट अगर सेम मटेरियल के बने होते हैं, तो उस केस में जो हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी पर यूनिट मास वो कांस्टेंट रहने वाली है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायमेंशन।